नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12th नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको 2 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हमने ये जो है आपके लिए बिल्कुल उसी प्रकार करा रहे हैं जैसे आपकी बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो आइए बिना देखे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1990 में, 1985 में, 1980 में या 1989 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1985 में जो है सार्क की स्थापना की गई थी। और सार्क को जो है हम दक्षिण के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण के नाम से हम सार्क को जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दोनों नीतियों को जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू किया था। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति को अपनाया था यानी कि ओपन डोर पॉलिसी? तो चीन, दक्षिण कोरिया, भारत या जापान? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। चीन ने इन सभी देशों में सबसे पहले किसको अपनाया था? ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति को, जो कि 1978 में अपनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 2008, 2006, 2002 या 2004? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। 2002 में जो है यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि 2002 में जो है 12 देशों ने जो है किसको, यूरो मुद्रा को जो है यूरोप में अपनाया था। इसीलिए जो है 2002 से यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन माना जाता है। लेकिन इससे पहले जो है यूरोपीय संघ ने जो है 1 नवंबर 1999 को जो है यूरो मुद्रा को अपनाया था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया? अफगानिस्तान, भारत, चीन, पाकिस्तान? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अफगानिस्तान को जो है 14वें सार्क सम्मेलन में जो है सार्क में शामिल किया गया था, जो कि 2007 में हुआ था। और 2007 में ही जो है अफगानिस्तान को शामिल किया गया। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की? 21 अक्टूबर 1947, 22 अक्टूबर 1947, 25 अक्टूबर 1947 या 26 अक्टूबर 1947? तो इसमें हमारा राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1947 को जो है कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जो है कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की, यानी कि मिलाने की घोषणा की। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी यानी कि सदस्य संख्या कितनी है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है उसमें जो है कितने सदस्य हैं? तो उसमें जो है 10 या 15 या 20 या 5? तो इसमें हमारा राइट आंसर है 15, जिनमें से 5 आपके स्थायी होते हैं, स्थायी सदस्य, और 10 जो है आपके अस्थायी होते हैं। और इनका अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है कितना होता है? 2 वर्ष का। ये भी आपको याद रखना है। और आपके जो स्थायी सदस्य हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्य देश हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से हरित क्रांति की सफलता है? उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, या फसल क्षेत्र में वृद्धि, या औद्योगिक विकास को बढ़ावा, या उपयुक्त में सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्योंकि हरित क्रांति के समय जो है उत्पादन में भी वृद्धि हुई, फसल क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास में भी जो है वृद्धि हुई। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ? तो ये जो आपको किस नए नए देश का उदय हुआ? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या मालदीव? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश का उदय हुआ, जो कि 1971 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। और उस समय जो है भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी। ये भी आपको याद रखना है। और ये इसमें जो है भारत ने
पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनका आंसर आपको 10 शब्दों में देना होता है, जो कि आपके 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? तो चीन ने सन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाने शुरू किए। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए कि चीन ने अमेरिका के साथ संबंध कब बनाए, तो 1972 में जो है अमेरिका से चीन ने संबंध बनाने शुरू किए। अगला आता है, लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लिट्टे श्रीलंका में एक सक्रिय उग्र तमिल संगठन था। यह संगठन तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। तो लिट्टे क्या था? श्रीलंका में एक सक्रिय क्या था? एक आतंकवादी संगठन था। तो ये भी जो है आपको याद रखना है, जो कि तमिलों के लिए एक अलग राज्य यानी अलग राज्य की मांग कर रहा था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है तथा उनका कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और उनका कार्यकाल 9 साल का होता है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो वो 15 होती है और उनका कार्यकाल कितना होता है? वो 9 साल का होता है। अगला इसी में हमारा प्रश्न आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है? जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों इसी में जो है सम्मिलित होते हैं। इसी को जो है क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत में पाई जाती है। ज्यादातर विश्व के सभी लोगों में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है, लगभग 120 देशों में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 2 समझौतों के नाम लिखिए। तो पहला समझौता है अंटार्कटिका समझौता, जो कि 1959 में हुआ। दूसरा है मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ। और आगे आता है वामपंथी क्या है? तो आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वामपंथी क्या है और दक्षिणपंथ क्या है? तो वामपंथी राजनीति राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हो। तो ये जो है वामपंथी होते हैं। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? तो 1969 में भारत का राष्ट्रपति बीबी गिरी को चुना गया था। ये आपको याद रखना है। अगला आता है, वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से बढ़ता जुड़ाव। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण से जो है पूरे विश्व को एक किया जा सकता है। इस यही जो है वैश्वीकरण होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया? तो शेख अब्दुल्ला ने 1974 में इंदिरा गांधी से समझौता किया था। तो ये जो है किसके नेता थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो इन्होंने जो है 1974 में इंदिरा गांधी जी से समझौता किया। अब आता है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। तो ये जो है आपको याद रखना है। अब आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको लगभग 50 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है और ये जो है आपके 5 नंबर का होता है। फिर भी आपको दोबारा भी लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का होता है। इसलिए उसमें जो है आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो हमारा उत्तर है, राष्ट्र निर्माण का मतलब है किसी खास क्षेत्र में सामाजिक समूहों को संगठित करके एक राष्ट्र बनाना। इसमें आम राजनीतिक संस्थाओं और एक मजबूत सरकार का गठन किया जाता है। राष्ट्र निर्माण का मकसद देश के अंदर लोगों को एकजुट करना होता है, ताकि देश राजनीतिक रूप से स्थिर और व्यवहार्य बना रहे। तो ये जो है राष्ट्र निर्माण होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के कई फायदे हैं, जिनमें 2 प्रमुख फायदे हैं। तो पहला है
वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मकसद मदद मिलती है। यानी कि आपने देखा कि 2019 में जो है क्या आई थी, आपकी आई थी कोविड-19, जिसे हम बोलते हैं कोरोना। तो कोरोना आया था, तो उसे जो है पूरे विश्व के सभी देशों ने जो है मिलकर उसको खत्म करने का जो है निर्णय लिया। तब जाकर ये जो है काफ़ी थमा था। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। ये संगठन मानवाधिकारों की रक्षा, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे काम करते हैं। तो एक फ़ायदा तो ये है, और दूसरा फायदा है संवाद और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संवाद, वार्ता वार्ता यानी कि बातें करना और कूटनीति जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करते हैं। इन संगठनों की मदद से सदस्य देशों के बीच समझ और सद्भाव बढ़ता है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दो प्रमुख फायदे हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान समुदाय 3 स्तंभों पर आधारित है, जिनमें आसियान राजनीति सुरक्षा समुदाय, और दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो ये जो है आसियान इन 3 स्तंभों पर जो है टिका हुआ है। और इन स्तंभों के उद्देश्य जो है निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, जिसमें आसियान सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना। आसियान के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार सदस्य देशों के बीच मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए काम करते हैं। तो राजनीतिक सुरक्षा समुदाय क्या करता है आसियान का, कि आसियान के जितने भी सम्मिलित देश हैं, उनमें जो है अगर उनमें कोई मतभेद हो जाता है तो उसको जो है शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाता है और एक दूसरे को जो है संबंधों को जो है मजबूत बनाते हैं। और अब आता है आर्थिक समुदाय। तो स्थिर, समृद्ध और प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्षेत्र बनाना, इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और पूंजी का मुक्त प्रवाह होना, समान आर्थिक विकास और गरीबी कम होना शामिल है। और अगला आता है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसमें क्या होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना होता है। तो ये जो है आसियान के 3 सबसे बड़े स्तंभ यानी कि पिलर हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्थिक वैश्वीकरण के कोई 2 दोष लिखिए। तो आर्थिक वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव हैं, जिनमें वैश्वीकरण के कारण आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। इससे गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि धनी देश और संपन्न होते जा रहे हैं। तो ये जो है इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा है वैश्वीकरण के कारण देश उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में छा जाती हैं, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है। तो ये भी जो है आर्थिक क्या है कारण है वैश्वीकरण में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 1985 के असम समझौता के यानी कि परिणाम का वर्णन कीजिए। तो 1985 के असम समझौते के परिणाम निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है इस समझौते के तहत विभाजन के बाद यानी कि 1951 से लेकर 1961 के बीच में असम आए सभी लोगों को नागरिकता और वोट देने का अधिकार मिला। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1951 से 1961 के बीच में जो लोग असम में आए थे, उन लोगों को जो है नागरिकता प्रदान की गई और वोट देने का भी अधिकार दिया गया। अब आता है 1971 से 19 यानी कि 1961 से 1971 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता और अन्य अधिकार मिले, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। तो जो लोग 1961 से 1971 के बीच में आए थे, उनको नागरिकता तो प्रदान की गई, लेकिन उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। अब आता है असमिया सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सहमति बनी। तो ये भी जो है इसका क्या है कारण है। अब आता है यूरोपीय संघ के गठन का क्या कारण था। तो यूरोपीय संघ के गठन के कई निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को एक इकाई में बांधना। दूसरा आता है राजनीतिक शांति को बढ़ावा देना। द्वितीय विश्व युद्ध में पैदा हुए तनावों को दूर करना। यूरोपीय देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और यूरोप के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना। तो ये जो है यूरोपीय संघ के गठन के कारण से।
अब हमारे सेकंड लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में पूछे जाते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के होते हैं। तो इससे में हमारा प्रश्न बनता है पहला, चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त क्यों रखा गया? तो चीन, भारत और दूसरे विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की जिम्मेदारियों से छूट इसलिए दी गई क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान ये देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मुख्य भूमिका नहीं निभा रहे थे। इन देशों का के प्रति उत्सर्जन भी अपेक्षाकृत कम था और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसीलिए जो है इनको इस समझौते से दूर रखा गया। और इसकी घोषणा जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुई थी। इस प्रोटोकॉल का मकसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? आर्गन, हीलियम, ओजोन, ये वाली जो गैसें होती हैं आपकी, ये जो है काफी ज्यादा खतरनाक गैसें होती हैं। तो इसीलिए जो है इनको क्या नाम, इनके जो है ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन यानी कि इनको जो छोड़ा जाता है उनको जो है कम करने के लिए ये जो है प्रोटोकॉल रखा गया था। इस प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य तय किए गए थे। इस प्रोटोकॉल के तहत अनुलंघक दलों ने राष्ट्रीय या संयुक्त कटौती लक्ष्य तय किए थे। और अब इसी में नेक्स्ट आता है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुलंघक में शामिल नहीं होने वाले देशों को स्वच्छ विकास तंत्र यानी सीडीएम के जरिए भाग लेने का विकल्प दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन विधि की स्थापना की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, वैश्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। तो वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से बढ़ता एकीकरण, यानी कि दुनिया भर के देशों की यानी कि जो है इनका मिलना, उनको जो है एकजुट होना। इसमें माल, सेवाएं, पूंजी, लोगों और ज्ञान का सीमाओं से परे आदान प्रदान शामिल है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कानूनी बदलाव भी आते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में दुनिया भर में आवागमन और आदान प्रदान तेजी से होता है। तो ये जो है वैश्वीकरण होता है। और वैश्वीकरण से दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों और आबादियों के बीच बातचीत बढ़ती है। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक दृष्टि से विचारों, मूल्यों और कलात्मक अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण से राजनीतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर सरकारी संगठनों का महत्व बढ़ता है। वैश्वीकरण में से कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण और परिवर्तन के तरीके बदलते हैं। तो इसीलिए जो है वैश्वीकरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में क्षेत्रीय संतुलन के कोई 4 कारण बताइए। तो भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कई प्रमुख कारण हैं। तो ये जो है संतुलन हो गया है, लेकिन इसमें जो आपको असंतुलन करना है। तो जिसमें पहला है भौगोलिक कारक, यानी कि कुछ क्षेत्रों में ऐसे संसाधन होते हैं जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में उद्योगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो ये जो है एक भौगोलिक कारण है। दूसरा है जनसंख्या घनत्व। तो ज्यादा जनसंख्या घनत्व की वजह से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। तो ये भी जो है भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण है। अब इसी में नेक्स्ट आता है शैक्षिक स्तर। तो उच्च शैक्षिक स्तर वाले क्षेत्र ज्यादा निवेश और अवसर आकर्षित करते हैं। तो शिक्षक क्षेत्र क्या होता है, यानी कि इसमें जो है उच्च शैक्षिक स्तर वाले क्षेत्र ज्यादा निवेश करते हैं और अवसर आकर्षित करते हैं। दूसरा आता है सरकारी नीतियां। तो इसमें क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा तरजीह देने वाली नीतियां क्षेत्रीय असमानताओं को क्या दिया जाता है, बढ़ा सकती हैं। अगला आता है ऐतिहासिक कारक। तो ब्रिटिश सरकार के दौरान देश के कुछ खास क्षेत्रों को विकसित किया जाता है। तो ये भी जो है इसके क्या है, कारण हैं। ये भी जो है आपको याद रखने हैं।
तो इसमें जो है आपको एक शब्द दिया गया है तरजीह, तो इसका मतलब होता है मौका। तो ये भी जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है इसी में, पिछड़े क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का विकास होना। तो सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक उद्यम लगाए, लेकिन इन क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। दूसरा है बुनियादी ढांचे की कमी। तो भारत में जो है बुनियादी ढांचे की कमी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी शिक्षाओं यानी सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। तो भारत में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जो है शिक्षा का विकास ठीक से नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य का भी, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी, बिजली और परिवहन जैसी चीजों का जो है यहाँ पर अभी भी विकास नहीं हो पाया है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मूल निवासियों को परिभाषित कीजिए तथा उनके अस्तित्व के लिए किन्हीं दो संकटों का उल्लेख कीजिए। तो किसी खास जगह या क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से रहने वाले या बढ़ने वाले लोगों को मूल निवासी कहा जाता है। मूल निवासियों को आदिवासी, स्वदेशी लोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक या पहले लोग भी कहा जाता है। मूल निवासी किसी देश या क्षेत्र में बहुत पहले से रह रहे लोग या उनके पूर्वज होते हैं। तो मूल निवासी किन्हें कहा जाता है? तो मूल निवासी जो है उनको कहा जाता है जो किसी स्थान पर बहुत पहले से रह रहे हों, ना कि किसी दूसरी जगह से आए हों। तो उन्हीं को जो है मूल निवासी कहा जाता है। तो हमारे भारत में भी जो है मूल निवासी कहाँ पर रहते हैं? जो कि अंडमान में रहते हैं, जो वहाँ पर अभी भी आदिवासी लोग रहते हैं। और मूल निवासी दुनिया के लगभग 75 देशों में रहते हैं और पृथ्वी के लगभग हर मुख्य बायोम में पाए जाते हैं। मूल निवासियों को लंबे समय से सभ्य समाज में दोयम दर्जे का माना जाता है, यानी कि नीचे दर्जे का माना जाता है। 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल निवासियों के अधिकारों की भी घोषणा की थी। तो ये भी जो है एक काफी बड़ी अच्छी बात है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है मूल निवासियों पर भी ध्यान दिया। और मूल निवासियों के अस्तित्व के लिए दो संकट निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है भूमि पर कब्जा। तो मूल निवासियों की जमीनें लेने के लिए यह दावा किया जाता था कि वे जमीन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन पर आलसी होने का भी आरोप लगाया जाता था। तो कुछ पैसे वाले लोग होते हैं जो कि मूल निवासियों की जगहों को जो है या तो उन्हें जबरदस्ती हड़पते हैं या पुलिस के द्वारा भी हड़प लेते हैं, क्योंकि अब आपसे क्या ही कहा जाए कि हमारे देश का कानून भी जो है काफी ज्यादा भ्रष्टाचारी हो चुका है। अब आता है आत्मसात करने का दबाव, यानी कि मूल निवासियों को क्षेत्र श्वेत अमेरिकियों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे उनकी संस्कृति और परंपराएं कमजोर होती थीं। अगला इसी में पॉइंट आता है, मूल निवासियों के सामने आने वाली कुछ और भी चुनौतियां हैं, जिनमें भेदभाव, भूमि खोना, संस्कृति खोना, आर्थिक संसाधनों का नुकसान, जीवन यापन के संसाधनों की कमी। तो मूल निवासियों के पास जो है यानी कि आदिवासियों के पास जो है अपने जीवन यापन के साधनों की कमी होती है। अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न या सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका इनका आंसर जो है 200 से 300 शब्दों में देना होता है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो अब इसमें हमारा प्रश्न बनता है, वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन कारणों का वर्णन कीजिए। तो हमारा आंसर है, जिसमें पहला है प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसी तकनीक ने दुनिया भर के लोगों को बीच संचार को आसान बनाया है। और वेब प्रौद्योगिकी ने सूचना और उत्पादों को भेजने का की भी लागत कम की है, यानी कि वेब जैसे हम वेबसाइट बोलते हैं उसके द्वारा जो है उनको जो है किनको भेजा जाता है, उत्पादों को भी जो है भेज दिया जाता है, यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर करके भी जो है आज के टाइम पर हम कुछ भी चीजें मंगा सकते हैं। अब नेक्स्ट कार्य आता है परिवहन। तो इसमें परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार से लंबी दूरी तक सामान तेजी से पहुंचने लगा है। कंटेनरों से सामान भेजने से भी माल जल्दी और कम लागत में पहुंच जाता है। अगला आता है विनियमन में ढील। तो देशों ने आयात लाइसेंस और टैरिफ कोटा
जैसी टैरिफ बाधाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे व्यापार की आज़ादी बढ़ी है। तो ये भी जो है एक कारण है। अब इसी में नेक्स्ट आता है कर प्रणाली में बदलाव। तो देशों ने आयातित वस्तुओं पर कर की दरें कम की हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कई ज़रूरतों को हटा दिया है। तो ये भी जो है कर प्रणाली में बदलाव है। दूसरा है विदेशी प्रत्यक्ष और निवेश। इसमें है भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई पर प्रतिबंधों को कम करने करके विदेशी निवेश की मांग की है। इससे बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। अब इसी में नेक्स्ट आता है वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे से बढ़ता जुड़ाव। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के जरिए सीमाओं के पार माल, सेवाएं, प्रौद्योगिकी, सूचना और नौकरियों का आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण के जरिए लोग अलग अलग संस्कृति पृष्ठभूमि के लोगों से ज्यादा बातचीत करते हैं। तो ये जो है मैं आपको पहले भी छोटे वाले क्वेश्चनों में करा चुका हूँ, तो इसीलिए जो है मुझे आपको इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे से आपको ये समझ में आ चुका होगा। और वैश्वीकरण से लोगों को सोचने के अलग-अलग तरीके, सांस्कृतिक मूल्य और पारिवारिक जीवन के नए रूपों के बारे में पता चलता है। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्याय आंदोलनों का जन्म दिया। वैश्वीकरण ने लैंगिक असमानता में बदलाव लाया और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाई। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन आता है, जिसमें है भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। तो जब कई राजनीतिक दल यानी कि सरकारें मिलकर एक इस गठबंधन के द्वारा जो है एक नई सरकार बनाती हैं, यह एक अस्थाई संघ होता है, यानी कि यह कभी भी टूट सकता है। गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ऐसे में प्रतिस्पर्धी दल एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। गठबंधन सरकार में सभी दलों के सदस्यों को एक कैबिनेट में नियुक्त किया जाता है। गठबंधन सरकार में किसी भी एक दल का प्रभुत्व नहीं होता है। तो आपने जो है आपने इसी 2024 के चुनाव में, पीएम चुनाव में आपने देखा होगा, यानी लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि जब बीजेपी की सीटें पूरी नहीं हुई, कि उनके पास जो है 240 सीटें थी, लेकिन बिहार की एक पार्टी जो है उनसे अलग होना चाहती थी, तो उन्होंने जो है गठबंधन किया, तब जाके उनकी जो है सरकार बनी। इसी को जो है गठबंधन सरकार कहा जाता है। अब आता है गठबंधन सरकार संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। तो गठबंधन सरकार जो है संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है और गठबंधन सरकार संकट की अवधि के दौरान बनती है, जैसे कि युद्ध के दौरान या राजनीति टूटने की प्रतिक्रिया में। या फिर गठबंधन शब्द जो है लैटिन भाषा के क्लिट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक साथ बढ़ना। अगर और गठबंधन शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीति, सैन्य या आर्थिक क्षेत्रों में सत्ता के गठन को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। और गठबंधन सरकारें आमतौर पर अस्थायी होती हैं। गठबंधन सरकारें राष्ट्रीय कठिनाइयों या संकटों के समय भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि युद्ध के समय, आर्थिक संकट के दौरान। गठबंधन सरकारें आंतरिक राजनीतिक कामों को कम करने में मदद करती हैं। भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, जो कि बीजेपी का है, और संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए, 2 प्रमुख गठबंधन सरकारें हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो गठबंधन सरकारें जो है आमतौर पर कैसी होती हैं? अस्थायी होती हैं, यानी कि इनको जो है कभी भी तोड़ा जा सकता है। और गठबंधन सरकारें जो है राष्ट्रीय कठिनाइयों या संकटों के समय भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि युद्ध के समय, आर्थिक संकट के समय। और गठबंधन सरकार जो है आंतरिक राजनीतिक कामों के को भी कम करने में मदद करती है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।